कल के बाद मुझे तुरंत वाइन फेयर की प्रिपरेशन करनी होगी। जो रेसिपी पेपर्स मिले हैं उनसे कुछ तो निकालना ही होगा। हो ना हो सबरवाल का कोई तगड़ा प्लान है वाइन फेयर डे को लेकर। ये कहकर वेद फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा ही था कि तभी कियारा उसके सामने आकर बोली, हेलो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा कमरा साइड में है। वेद ने भौहें चढ़ाकर सवालिया नजरों से कियारा की तरफ देखा तो कियारा कमर पर हाथ रखकर बोली, तो तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बेडरूम में कब्जा करने का सोच रहे थे? मैं दादी की वजह से तुम्हें इस कमरे में टॉलरेट कर रही थी। वेद ने कंधे उचकाए और अपना सामान उठाने लगा। उसे देखकर कियारा सोच में पड़ गई। वो मन ही मन बोली, एम आई दैट अनअट्रैक्टिव कि ये बिना बहस किए आराम से जा रहा है? तब सब पैक करने के बाद वेद मिस्चीवियस स्माइल के साथ एक मेडिसिन का पैकेट देते हुए बोला, मैं तो जा रहा हूं लेकिन तुम ये मेडिसिन ले लो। मेडिसिन? क्यों? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। रात को सोते समय तुम इतने जोर से खर्राटे लेती हो कि लगता है जैसा कोई खटारा मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा हो। व्हाट? आई डोंट स्नोर। लड़कियां कभी ऐसा नहीं करती। वेद अपनी हंसी दबाते हुए, बायोलॉजी में लेडी जेंटलमैन का कोई डिफरेंस नहीं होता। स्नोरिंग इज स्नोरिंग। कियारा उठकर वेद को मारने के लिए दौड़ी। आई विल किल यू वेद। वेद हंसते हुए सामान छोड़कर भागने लगा। ओके ओके ओके, जोक था। तुम खराटे नहीं लेती, तुम बस पकड़ में आओ। कुछ देर इस भाग दौड़ी के बाद दोनों हंसते हुए सोफे पर गिर गए। वेद ने तब एक गहरी सांस लेकर कहा, ओके सीरियसली अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। वेद अपने कमरे में से विंटेज ज्वेलरी बॉक्स लेकर आया। बॉक्स को देखकर ही पता चल रहा था कि उसके अंदर कुछ स्पेशल है। वहीं दूर खड़ी गबीना काफी देर से उन्हें ही देख रही थी। वेद ने वो बॉक्स कियारा को दिया। कियारा ने क्यूरियस होकर बॉक्स खोला तो अंदर दादी का नेकलेस देखकर वो शॉक्ड रह गई। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये तो दादी का था। तुम्हारे पास कैसे आया? कई सालों पहले उन्होंने ये नेकलेस पहनना भी छोड़ दिया था। वेद ने जवाब में कहा, दादी ने तुम्हें देने के लिए कहा था। यह कहकर वेद उठ खड़ा हुआ और कमरे से सामान लेकर दूसरे कमरे में शिफ्ट करने लगा। लेकिन उसके दिमाग में फैक्ट्री और ब्रीफकेस के बारे में जानने की खलबली मच रही थी। वो मन ही मन बोला, अपने दिमाग के फितूर को शांत रखना पड़ेगा। आज मेरे फैक्ट्री जाने से सबरवाल अलर्ट हो गया होगा, लेकिन जल्द ही मुझे वहां दोबारा जाना है, बस सही वक्त पर। वेद जानता था अभी स्मार्टली काम करना होगा। वो कोई जल्दबाजी करके दुश्मन को आगाह नहीं कर सकता था। उधर एक हाई एंड क्लब के प्राइवेट रूम में एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। अमन, सार्थक, राघव और यशवंत मिलकर कुछ प्लानिंग कर रहे थे। राघव सार्थक को देखकर बोला, तुमने फेस की सर्जरी करवाकर अपना चेहरा तो ठीक करवा लिया, लेकिन चेहरा बिगाड़ने वाले से रिवेंज लेने का सोचा है या नहीं? सार्थक ने चिढ़ते हुए कहा, इसलिए तो मैं यहां हूं। अगर यशवंत अंकल ने मुझे आइडिया नहीं दिया होता तो आज कियारा मेरी दोस्त होती और मैं धीरे धीरे उसे पटा ही लेता। यशवंत ने तंज कसा, वो तुमसे पटने वाली ही नहीं है। उसके पास उसका माचो मैन है, वो वेद, जो हीरो की तरह उसे बचा लेता है। तुमसे एक काम बोला था, अगर उस दिन उसे अपना बना लेते तो आज वो तुम्हारी वाइफ होती। उनकी बातें सुनकर अमन गुस्से में बोला, बस करो तुम लोग, एक भी प्लान पर ढंग से सक्सेस नहीं हो पाए। कियारा और वेद के लिए कुछ सोचा भी है या फिर यहां फ्री के शराब पीने आए हो बस? उसकी गुस्से भरी बात सुनकर यशवंत ने शांत लहजे में कहा, डोंट वरी, कल 13वीं का कार्यक्रम कियारा की लाइफ का लास्ट इवेंट होगा। इसके बाद ना वो वेद बचेगा, ना कियारा, ना आरके इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन। ये कहते हुए यशवंत ने एक छोटी बोतल टेबल पर रखते हुए कहा, ये स्लो एक्टिंग पॉइजन है, टेस्ट में भी नहीं पता चलेगा, और जब तक सिम्टम्स दिखेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। राघव ने पूछा, लेकिन अंकल डायरेक्ट कियारा और वेद को पॉइजन दे देते हैं? अरे इडियट, मैंने पता करवाया है, माँ ने जो विल चेंज की थी उसके अकॉर्डिंग अगर कियारा को कुछ हुआ तो वेद को सब कुछ मिलेगा, और वेद को कुछ हुआ तो कियारा को। लेकिन दोनों की एक्सीडेंटल डेथ होते ही सब कुछ चैरिटी में चला जाएगा। वी कांट किल देम डायरेक्टली। वैसे ऑर्फनेज में पॉइजनिंग से पूरी पब्लिक उनके अगेंस्ट हो जाएगी, मीडिया, पुलिस, सब। ऐसा कैरेक्टर असैसिनेशन होगा कि जिंदगी भर इस दाग को धो नहीं पाएंगे। यह सुनकर राघव, सार्थक और अमन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान उभर आई। क्या करने वाला था यशवंत उस पॉइजन से? क्या वो कियारा और वेद को मारने वाला था? अगली सुबह सावित्री की 13वीं के लिए घर में काफी रिलेटिव्स आ गए थे। यशवंत और बाकी फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे। हॉल में उनके अलावा और भी लोग बैठे थे। पूरे ट्रेडिशनल रीति रिवाज से 13वीं का कार्यक्रम पूरा हुआ। ब्राह्मणों और मेहमानों के खाने के बाद कियारा, वेद और बाकी परिवार ऑर्फनेज पहुंचे। कियारा और वेद ने खाना और कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। एक बुजुर्ग महिला ने कियारा और वेद को आशीर्वाद देते हुए कहा,
बहुत टाइम बाद इतना अच्छा खाना मिला है, भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। कियारा और वेद ने ऑकवर्डली एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दूसरे लोगों को खाना परोसने लगे। लेकिन दूर एक कॉर्नर से यशवंत और राघव सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। यशवंत राघव से धीरे से बोला, सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अब बस थोड़ी देर में यहाँ लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, सारा ब्लेम उन पर आएगा। राघव ने हंसते हुए कहा, मीडिया, पुलिस, पब्लिक सब कियारा और आर्क इंडस्ट्रीज का अगेंस्ट हो जाएंगे। यशवंत ने हामी भरते हुए कहा, एग्जैक्टली हाँ, यहाँ सब होने के बाद कोई भी वेद या कियारा की बात नहीं सुनेगा। कंपनी की रेपुटेशन परमानेंटली डैमेज हो जाएगी, जिसे कोई सुधार नहीं पाएगा। उनकी आंखों के सामने वेद और कियारा बिना जाने सबको अपने हाथों से पॉइजन्ड खाना परोस रहे थे। कुछ ही घंटों में उनकी पूरी जिंदगी तबाह होने वाली थी। ऑर्फनेज के कंपाउंड में यशवंत और राघव अपनी कार में बैठे थे। यशवंत ने बार बार अपनी घड़ी देखी। वेद और कियारा को खाना बांटने के बाद 2 घंटे बीत चुके थे। तभी यशवंत के पास सार्थक का कॉल आया। यशवंत ने सार्थक का नाम देखकर तुरंत फोन उठाते हुए कहा, हाँ सार्थक। सार्थक जवाब में बोला, सब कुछ सेट है, मीडिया टीम्स को टिप ऑफ दे दी है, हॉस्पिटल को भी अलर्ट कर दिया है कि इमरजेंसी केसेस आएंगे। गुड, अब बस वेद और कियारा के अगेंस्ट पूरा शहर खड़ा हो जाएगा। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद यशवंत बेचैनी से राघव से बोला, राघव अभी तक एक भी एम्बुलेंस नहीं आई और अंदर से कोई चीख पुकार भी नहीं सुनाई दे रही। राघव भी इसी बात से परेशान था। हो सकता है पॉइजन स्लोली काम कर रहा हो, चलिए एक बार अंदर जाकर देखते हैं। जैसे ही वो कार से उतरे और ऑर्फनेज के गेट के पास आए, उन्हें अंदर से आवाजें आने लगी। लेकिन यह किसी के चीखने या कराहने की आवाजें नहीं थी, बल्कि बच्चों और बूढ़ों के हंसने खेलने की आवाजें थी। यशवंत घबरा कर बोला, ये क्या हो रहा है? अभी तक तो पॉइजन का असर हो जाना चाहिए था। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो सारे बच्चे और बुजुर्ग खुशी से बातें कर रहे थे, कोई भी बीमार नजर नहीं आ रहा था। राघव धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, कहीं पॉइजन की क्वांटिटी कम तो नहीं थी? यशवंत ने कंफ्यूजन में जवाब दिया, नहीं, मैंने खुद कैलकुलेट किया था, इतनी क्वांटिटी से तो। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। वाह, क्या टाइमिंग है आप दोनों की। दोनों तुरंत पीछे मुड़े तो वेद पीछे खड़ा था और उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। यशवंत हकलाते हुए बोला, वेद तुम यहाँ? वेद ने जवाब दिया, मैं यहाँ क्यों नहीं होऊंगा चाचा जी, लेकिन सवाल यह है कि आप दोनों अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग तो 2 घंटे पहले ही निकल गए थे। राघव का मुंह सूख गया। वेद की कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज देखकर उसे लग रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है। राघव नर्वस होकर बोला, हम गए ही नहीं थे, सामने ही थे और अभी बस निकल रहे थे तो सोचा कि कियारा को बता दें। वेद ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाहर बैठकर 2 घंटे से घड़ी देख रहे थे या फिर फूड पॉइजनिंग के इल्जाम से बचने के लिए अंदर रहने के बजाय बाहर कार में थे? ये सुनकर राघव और यशवंत का चेहरा सफेद पड़ गया। राघव घबराते हुए बोला, ये तुम क्या बक रहे हो? वेद ने कनिंग स्माइल करते हुए कहा, असलियत तो तुम अच्छे से जानते हो। जब तुम लोग आज इतने शांति से काम कर रहे थे तभी मुझे तुम लोगों पर शक हो गया था, और जब खाने का बर्तन खोला तभी मुझे स्मेल से पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है और मैंने पूरा खाना रिप्लेस करवा दिया। ये सुनकर तो यशवंत और राघव हैरान थे कि सिर्फ खाना सूंघकर वेद ने पता लगा लिया कि खाने में कुछ गड़बड़ है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।